देश की सबसे बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस। जी हाँ, 28 देशों से ज़्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस बढ़ाया है, जिसका मतलब सीधे सीधे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आगे किस तरीके का आउटलुक देख रहे हैं, चलिए चलते हैं कंपनी के सीएमडी अतुल साय हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। साय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके का आउटलुक आप रख रहे हैं, वी आर इन द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डेकेड हम कह सकते हैं, तो अगले 10 साल के लिए सेक्टर इंडस्ट्री किस तरह से दिख रही है, किस तरीके की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में सर? आउटलुक क्या है 2021 और ऑनवर्ड्स? नमस्कार स्वाति जी। मुझसे पहले जो आपके दो एक्सपर्ट बोले, देवांशी जी और आपके दूसरे एक्सपर्ट, दोनों बातों से मैं मुतमईन हूँ। पहली चीज़ तो ये कहा गया कि मांग तेजी से बढ़ेगी, जो देवांशी जी ने कहा उससे मैं एग्री करता हूँ। दूसरे, दिसंबर के रिजल्ट्स पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे भी जहाँ तक हमारा ताल्लुक है उससे भी मैं एग्री करता हूँ। जहाँ तक CAGR की बात है, देखिए जो अमूमन CAGR रहता है वो 17-18% हम लोग का चला है सारे सालों में, लेकिन पिछले साल में ये घट करके 2% आ गया, जो एक तरीके से चिंता का विषय था। लेकिन न्यू इंडिया बीइंग न्यू इंडिया, हमने सारे के सारे जो एवरेजेस और प्रेडिक्शंस इन सबको झुटलाते हुए बहुत अच्छी ग्रोथ दी और एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए। तो जहाँ तक आने वाला समय है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है, न केवल अपने लिए, बाकी सारे इंडस्ट्री के सारे साथियों के लिए, कि ये जो पुराना CAGR 17-18% वाला था, ये रिस्टोर होगा और आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। और हम लोग बहुत इस बात के लिए एक पॉजिटिव है। इस बात से आने वाले समय में मुझको लगता है कि अगले 4 साल में जो आज हमारा इंडस्ट्री का बिजनेस है, ये दुगना हो जाएगा। और जो एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हालांकि जैसे हमारी कंपनी, जो कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने ये सिद्ध किया कि आपदा में भी अवसर देखा जा सकता है, जो एडवर्सिटी में भी जो हमने अपॉर्चुनिटी खोजी उसमें भी ग्रो किए, डिफाइन द एंटायर लॉज ऑफ एंटायर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है। और हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरीके से बढ़ते रहें। और कोरोना का जो खास करके चैलेंज है, अब आने वाले समय में सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि एक नई अच्छी खबर आई गई कि एक वैक्सीन आ रही है मार्केट में, और दूसरे ये कोरोना जल्दी से जल्दी इससे हम लोग निजात पाएँ, तो आगे से आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक हमने जो मैं अब जिक्र कर रहा था कि जो अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, उसकी वजह से कोरोना ने जिस तरीके का वातावरण क्रिएट किया, उसने पॉसिबली हमारा डिजिटाइजेशन की जो मुहिम है उसको 1-2 साल जल्दी ला दिया। हम सब अपनी अपनी गति से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी एक और बात है इसके साथ जो एक हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ी है, इसके लिए पूरे इंडस्ट्री को फायदा हुआ। बिल्कुल सर। क्योंकि सबको ये मालूम है कि इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये बेसिकली ये इसके फायदे हुए एक तरीके से कहिए। और आने वाले समय में मुझे पूरी तरीके से मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि हम लोग तो प्रगति करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी हमारी जो बाकी भी करेंगे। बिल्कुल, आपने इंटरेस्टिंग बात कही सर कि टेक्नोलॉजी में एक तरह से जो आपका फोकस पहले भी रहा है और वो तेज़ हो गया, और उसका फ़ायदा हम देख रहे हैं कंपनी को ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस बढ़िया रहेगा। मैं ये जानना चाहूँगी, ग्रोथ की बात करें, इस क्वार्टर में किस तरीके के इंडिकेशंस दिख रहे हैं सर, और क्वार्टर टू क्वार्टर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, अब आप इसको कैसे समराइज़ करेंगे? अभी भी कुछ चैलेंजेस दिखते हैं या यू थिंक दैट इज़ ऑल बिहाइंड यू सर? नहीं, चैलेंजेस तो देखिए स्वाति जी सदैव रहेंगे। जब तक हम किसी एक टारगेट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, चैलेंजेस तो हर 3 महीने में चैलेंजेस, कुछ एक सेट ऑफ चैलेंजेस को हम ओवरकम करेंगे, दूसरे सेट ऑफ चैलेंजेस आ जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो आपने जहाँ तक आने वाले नंबर्स की बात करी, अब जाहिर सी बात है लिस्टेड कंपनी होने के नाते हम अभी तो कुछ इसका इंडिकेशन भी नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 7-8 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि हमारे जितने रिजल्ट हैं, जब एक हर क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद का जब अगला क्वार्टर आता है वो पिछले क्वार्टर से ही बेहतर है। तो हमको तो पूरी उम्मीद है कि शायद ये ट्रेंड हमारा इस बार भी कंटिन्यू होगा, और आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह से सर्विस देते रहेंगे। लेकिन बिसाइड्स प्रॉफिट तो एक बड़ा रीज़न है ही है। हमारे पीछे जो है, इस जो आने वाले वक्तों में जो एक टारगेट है, जो अपने अधूरे काम पूरे करना, जो अधूरे काम हमेशा से ही रहते हैं, उनको जैसे
एक हमने मुहिम छेड़ी थी क्लेम डिजिटाइजेशन की। क्लेम को एक ऑटोमेटेड तरीके से, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लेम्स को ऑटोमेटेड तरीके से सेटल कर सके। ग्रीवांसेस आज की तारीख में हम करीब 99.3% सुलझा पा रहे हैं, तो बचा हुआ 7%, 0.7% भी हम उसको ख़त्म कर पाएँ। और फिर उसके बाद जो हमारी पहुँच है, जिसको हम कॉमन तौर पे पेनिट्रेशन के नाम पे जाते हैं, वो भी बढ़ाना है, उसमें बहुत ही उम्मीद है। तो उसको भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो जितने हमारे जो अधूरे काम हैं, और ख़ास करके इससे जुड़ा हुआ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी है। आप देखा होगा कि हमारी कंपनी की जो पिछले जो एक बहुत मिनिमल रिटर्न ऑन इक्विटी था, वो अचानक ही जो है डबल डिजिट में पहुंच गया। आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। तो हमारे लिए तो ये पर्सनल जो इंडस्ट्री के, जो कंपनी के लिए ये सब टारगेट्स हैं। और अब ये बजट भी आने वाला है, हमको बजट से भी तमाम उम्मीदें हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। सर, मैं पूछने जा रही थी बजट पे भी अपने सवाल की, किस तरीके की उम्मीद रख रहे हैं आप सरकार से बजट में? हालांकि बहुत उम्मीद रखी जा रही है, हेल्थ केयर सेक्टर पर काफ़ी फोकस रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ कोर्स इसकी एक इसी की कड़ी है। मैं ये जानना चाहूँगी आप क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से इस बार बजट में? क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है सेक्टर के लिए सर? भाई स्वाति, ऐसा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि जैसे जब ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होती है, तो नेचुरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इंप्रूव होती है। इंश्योरेंस के लिए कहावत है कि हमेशा इंश्योरेंस स्क्वेरेबल मनी से खरीदा जाता है। तो जब इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ओवरऑल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, तो हम भी इंप्रूव होंगे। तो हमारी बड़ी उम्मीद है कि सरकार जो है, जैसा कि सरकार कर ही रही लगातार, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा तो नेचुरली हमारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो है तरक्की भी होगी इकॉनमी की। और साथ में हमारी विश लिस्ट में एक चीज़ और भी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें जीएसटी कम किया जाए। जीएसटी आज की तारीख में 18% है। और ख़ास करके विश लिस्ट में कि सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए उनकी उम्र के नाते वैसे ही दाम इंश्योरेंस के ज़्यादा होते हैं, उसमें 18% और जुड़ जाता है। तो मुझको लगता है इस बात पे, और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार इस बात पे गौर फरमा रही होगी। तो ये दो एक उम्मीदें हैं। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ज़्यादा उसमें इंकरेज किया जाए, और साथ में एक जीएसटी पे रियायत दी जाए, खास करके सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, तो जीएसटी तो सर एक अलग ही डिपार्टमेंट है, बट वहाँ पर भी ज़रूर डेफिनेटली ये टॉपिक लिया जाए। बट इंफ्रा पुश और फोकस उम्मीद तो डेफिनेटली है, वहाँ काम ज़रूर होगा। मैं ये जानना चाहूँगी कोविड क्लेम्स किस तरीके के दिखने में आ रहे हैं, और उसका कितना असर आपकी बिजनेस पर हुआ है अब तक, और आगे क्या आउटलुक लग रहा है इसका? पहले तो आगे की उम्मीद, जैसे कि शुरू में ही मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही ये कोविड से हम लोग निजात पाएंगे। और ख़ास करके अब तो वैक्सीन भी आ गई। जिस तरीके के एम्बिशन प्लान हमारी सरकार ने किया है कि उसको पूरे पूरे पॉपुलेशन को एक मुहैया करवाया जाएगा, तो हम मुझको पूरी पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इससे जो है मुक्ति पाएंगे। और जहाँ तक कोविड का हमारे उसका प्रश्न है, जो कोविड ने असर किया है, लेकिन हम बहुत एक बड़ी कंपनी है, तो इसलिए कि जो 1000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा कोविड क्लेम्स आया है, उससे हमारी बैलेंस शीट को खतरा नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक सचेत करने के लिए एक माध्यम है। उनको ये जानना चाहिए कि आज मोस्ट ऑफ दी कंपनीज, जो छोटी कंपनीज भी हैं, वो शायद इस कोविड क्लेम्स को बहुत आसानी से बर्दाश्त इसलिए कर लेगी क्योंकि कोविड के चलते जो एक हेल्थ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा सेगमेंट प्लान्ड सर्जरीज का होता है, जैसे किसी का कैटरेक्ट रिमूवल है, नी रिप्लेसमेंट है। तो इस कोविड महामारी के दौरान जितनी प्लान्ड सर्जरी थी, वो सब की सब मुलतवी कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। तो वो एक तरीके से इस कोविड क्लेम्स को उसने ऑफसेट कर लिया। लेकिन हम सबको ये ध्यान में रखना है, ये जो प्लान्ड सर्जरीज हैं, ये सिस्टम से इवेपोरेट नहीं हुई, ये सिर्फ पीछे हट गई, आने वाले समय में फिर से आएंगी। तो इसलिए जब अपनी प्राइसिंग करें, खास करके मेरी सलाह जो हमारे साथ कुछ एडवेंचरस कंपनीज होंगी, उनके लिए सलाह होगी, ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में उनकी सस्टेनेंस के ऊपर एक सवाल उठाएगा। क्योंकि हम इस बात से, केवल हम ही नहीं, और भी कई मेजर कंपनियां इस बात से सचेत हैं, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो हम लोग जो है बहुत कॉशियसली इसमें कदम उठा रहे हैं। लेकिन हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, और कोविड क्लेम्स, to summarize, they have not impacted our balance sheets, and what we are trying to do our best, क्योंकि खास करके जैसे जो विपदा का समय है, तो खास करके सरकारी कंपनियों पर ये और भी ज़्यादा दायित्व आता है
कि आगे से आगे बढ़ करके अपने कस्टमर्स तक सारी मदद पहुंचाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे पास रोज 4-6 कंप्लेंट 8 कंप्लेंट पहुंचती हैं, जहाँ पर एक बहुत तलखी के साथ कस्टमर बोलता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग जो है लाखों क्लेम डील कर रहे हैं, उसमें से हो सकता है कि 100, 150, 200 क्लेम में कुछ कोताही हुई हो, तो बिल्कुल। उसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश ठीक है करते सर, हैं। नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, डेफिनेटली आप ज़रूर देखते हैं ये। तो बात हेल्थ इंश्योरेंस की, मैं जानना चाहती हूँ जनरल इंश्योरेंस में जैसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, यहाँ किस तरह की ग्रोथ की गई और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं? ये हमें कहा गया कि टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़ से अच्छी डिमांड दिख रही है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें या मोटर इंश्योरेंस की। क्या वाकई आपने भी ऐसा देखा है? बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे आपसे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। देखिए, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हमारे पास भले ही चाहे 250 प्रोडक्ट हो बेचने के लिए, लेकिन जो 3 लाइन्स ऑफ बिज़नेस है जो डोमिनेट करती है, वो है हेल्थ, मोटर और प्रॉपर्टी। तो जो हमारी ग्रोथ है, हमारे जो मेजर प्लान्स हैं, वो यूजुअली इन्हीं तीनों चीज़ों के आगे रिवॉल्व करते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है कि जैसा कि मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि पर्सनल मोबिलिटी की फिर से डिमांड ने फिर से तेज़ी पकड़ी है। जब पर्सनल मोबिलिटी की डिमांड तेज़ी पकड़ेगी तो नेचुरली गाड़ी और बिकेंगी। जब गाड़ियाँ बिकेंगी तो इंश्योरेंस भी बढ़ेगा, तो मोटर पे ये आगे होगा ही होगा। और जब आप मुझसे बजट के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने जब ये उम्मीद जाहिर करी थी कि सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है, जैसा कि इंडिकेशंस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा और साथ में प्राइस करेक्शन भी होगा, तो प्रॉपर्टी भी एक प्रॉफिटेबल तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इन तीनों ही सेगमेंट में हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो मैं शुरू में मैंने कहा कि ये CAGR 17-18% वापस आएगा, उसका बेसिस यही 3 सेगमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिमांड अच्छी आ रही है सर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, प्रीमियम्स आपने देखे हैं बढ़ते हुए कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के? क्या आउटलुक वहाँ पर है? कोई इंडिकेशन दे सकते हैं कितने परसेंटेज वहाँ बढ़त देखेंगे, देखी है? क्या है सर वहाँ पर आपका व्यू? भाई, जैसे हमारे साथ तो क्या होता है कि जब हम पब्लिक सेक्टर की बातें करते हैं, तो कुछ ना कुछ बिजनेस के साथ एथिकल क्वेश्चंस भी जुड़ जाते हैं। जी। तो मुझको ये लगा कि जैसे हम लोग की कंपनी को ये लगा कि ये जो है मुनासिब समय नहीं है कि जब एज ए सोसाइटी हम लोग किसी एक बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड करके वहाँ पर प्रीमियम तुरंत बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ने, कुछ कंपनीज ने बढ़ाया है, 5% तक बढ़ाया है। और कोई भी इंश्योरेंस मॉडल सस्टेनेबल होने के लिए ज़रूरी है कि प्राइसिंग राइट हो। तो अगर उस राइट प्राइसिंग के लिए ज़रूरी होगा कि थोड़ा प्रीमियम बढ़ाना पड़े, तो बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक फंडामेंटल बहुत आसान जबान में ये है कि हम 100 लोगों से 10-10 रुपए लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि 20 लोगों का क्लेम होगा, उसमें इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। जब उस क्लेम की कॉस्ट बढ़ने लगेगी, तो नेचुरली हर इंसान से 1-1 रुपए 2-2 रुपए ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल तो आने वाले हर समय में ये लागू रहेगा। तो लेकिन अभी जैसा न्यू इंडिया एश्योरेंस का जहाँ तक प्रश्न है, हमने अभी प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में हमारे जो री इंश्योरर्स हैं, उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं और बहुत अच्छा किया है कि प्राइस बढ़ाया, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। वो जो पुराना मॉडल था, हम देख रहे थे जो मेजर री इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो घाटे में जा रही थी, तो उनकी सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी था कि वो प्राइस बढ़ाए। और प्रॉपर्टी में प्राइस बढ़ाए हैं, जो कि बहुत सही था। लेकिन अभी प्रॉपर्टी में भी जो प्राइस बढ़े, उसके बाद दोबारा नहीं बढ़े। और हेल्थ में भी न्यू इंडिया का जहाँ तक सवाल है, जब तक ये महामारी रहती है तब तक हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। ओके, जब तक और महामारी। जी। जी सर, बताइए। जी जी, बस आने आने वाले समय में देखेंगे कि हमारा जो है इंश्योरेंस, जो हमारी सस्टेनेंस क्या डिमांड करती है, तो उसके हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि समझो एक क्वार्टर अभी और है जहाँ तक हम प्राइस नहीं देखेंगे बढ़ते हुए, बट आगे डेफिनेटली स्कोप भी है और शायद ज़रूरत भी है, बिजनेस वायबिलिटी भी देखनी पड़ती है, जैसा आप बता रहे हैं। वैसे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए किस तरीके का आउटलुक इंडस्ट्री का है, कंपनी का है। तो काफ़ी बुलिश हैं इस सेक्टर पर और इस कंपनी पर भी। बट चलते हैं अभिमन्यु के पास और उनसे समझते हैं उनका क्या व्यू है इस पर्टिकुलर कंपनी की।